नमस्कार, आप देख रहे हैं पिंक सिटी और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन में आज बात होगी नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, साथ ही बात होगी कि किस तरीके से नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। औषधि विभाग ने आज जयपुर में 3 जगहों पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों की नशीली दवा जब्त की। साथ ही बात होगी जयपुर में नाबालिग के साथ रेप की घिनौनी वारदात की और आखिर में बात होगी बैंक कर्मियों के हल्ला बोल की, जो कि आज से 2 दिन तक जारी रहेगी। और चलिए सबसे पहले बात नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, यानी कि नशे पर नकेल की। जयपुर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नशीली दवाइयों की खेप जब्त की, लेकिन जो सौदागर था वो भागने में कामयाब रहा। देखिए रिपोर्ट। नशीले कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पकड़ी गई 2 करोड़ से ज्यादा की दवाई। राजधानी में चल रहा था कारोबार, नशे का सौदागर हुआ फरार। राजधानी जयपुर में नशे के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नशीली दवाओं का जखीरा जब्त किया है। जब्त दवाओं की कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। ये वो टीम है जिस टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो दवाइयां हैं, नशीली दवाइयां, उसको यहाँ पर जो बरामदगी की सूचना मिली थी कि यहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है। यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से ये डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि न्यूटेक कंपनी की एक नशीली दवाई आती है, उसकी सप्लाई जो है पुष्कर, जोधपुर और जैसलमेर के इलाकों में करते हैं, जहां पर टूरिस्ट आते हैं। नशे के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है और बताया जा रहा है कि अभी तक की ये बड़ी कार्रवाई, जिस तरह का ब्रांड यहाँ पर पकड़ा गया है, पहले भी इस ब्रांड का नाम राजस्थान के अंदर सामने आया था। फिलहाल जो यहाँ पर जो इनके मालिक थे, संचालक थे, वो यहाँ से टीम को देख करके, जब टीम यहाँ रैकी कर रही थी, पहुंची थी मुखबिर की सूचना पर, तो वो देख करके यहाँ से भाग छूटा है, अपना स्कूटर यहाँ पर छोड़ करके गया है। अज्ञात फोन से मिली सूचना के आधार पर जब असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर दिवाकर ने अपनी टीम के साथ यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटर के ठिकानों पर छापा मारा, तो नशे के कारोबार का पूरा खेल सामने आ गया। ट्रक में भरी दवाओं को भेजने की तैयारी चल रही थी, लेकिन ड्रग कंट्रोल टीम ने नशे के कारोबारियों के मंसूबे को नाकाम कर डाला। हालांकि इस दौरान नशे का सौदागर फरार होने में कामयाब रहा। ये एक एनडीपीएस के तहत ये नशे की दवाई है, टैबलेट फॉर्म में आती है। और यहाँ पर जैसे हमको मुखबिरी मिली कि इस तरह का माल आता है, तो हमने बच्चन मीना जी को टीम इंचार्ज बनाकर 4-5 और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर साथ लगाए, फिर न्यूज को कंफर्म करा। तो ये ऑटो आज ये पीजी लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी से रवाना हुआ और इसने सबसे पहले माल उतारा था अपने जयंती मार्केट के पास, केडिया ग्रुप, केडिया मेडिकल एंड सर्जिकल में। वो भी जब्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर आए तो इसने भारी मात्रा में 20 कार्टून उतारे इनकी, और 20 पहले से ऑलरेडी बता रहे अंदर थे जो ऑटो वाले, ये भाग लिए। तो करीब 2 करोड़ के अभाव माल है। ये नशीली दवाएं पुष्कर, जैसलमेर, जोधपुर और वैसे दूसरे शहरों में सप्लाई की जाती हैं, जिन शहरों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। फिलहाल ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने नशीली दवाओं को जब्त कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। सख्त कानून और पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद भी प्रदेश में आबरू के लुटेरे बेखौफ हैं। तभी तो नाबालिगों के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। शहर शहर शर्मसार, आबरू के बेखौफ लुटेरे, कब तक बेटियों से दरिंदगी, हैवानों बाज आओ। ये 2 तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं, हैवानों पर सवाल उठाने वाली हैं, बेटियों से हुई दरिंदगी को उजागर करने वाली है, अपने साथ हुए महापाप पर इंसाफ मांगने वाली है। शहर शहर दरिंदे बेखौफ हैं, बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। जयपुर में नाबालिग के साथ रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है, जहां के कोटखावदा थाना इलाके में
एक हैवान ने एक नाबालिग की अस्मत लूट ली, लेकिन उस हैवान ने उसे इतना डरा धमका दिया कि उसने अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में किसी को नहीं बताया। वारदात के 2 महीने बाद उसे पेट में दर्द हुआ। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुँचे तो पता चला कि नाबालिग बेटी तो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग के बयान के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। कोटखावदा थाने में इस तरह का प्रकरण दर्ज हुआ है और कोई गांव है कोटखावदा थाना इलाके में, जगदीशपुरा गांव है, वहां का मामला है और इसमें नामजद रिपोर्ट है पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ में। अभी मुकदमा दर्ज हुआ ही है। इसमें तफ्तीश करके क्या वस्तु स्थिति है उसका पता करके और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और गंभीर प्रकरण है, पॉक्सो एक्ट का मामला है, जरूर कार्रवाई इसमें होगी। वहीं अलवर के तिजारा थाना इलाके में 4 दरिंदों ने 13 साल की एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। किसी काम से घर से बाहर निकली उस नाबालिग को उन दरिंदों ने पहले अपहरण किया और फिर 3 दिन तक उसकी अस्मत ही नहीं बल्कि उसकी रूह तक को छलनी कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने नाबालिग को उन हैवानों के चंगुल से बाहर निकाला, जिसके बाद पीड़िता के बयान पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी के साथ 3 गुमनाम आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। मामले की पूरी तफ्तीश में जुटी है। उसके साथ में पहाड़ी में ले जाकर उसके साथ में सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया है, जिसमें एक आरोपी को नामजद किया गया है, पंजीबद्ध कर लिया गया है सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में और इस संबंध में अनुसंधान वृत्ताधिकारी व्रत श्री कुशाल सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। मेडिकल की कार्रवाई कल करवाई जाएगी। प्रकरण में अभी अनुसंधान जारी है। सवाल ये है कि आखिर कब तक दरिंदे बेटियों से हैवानियत करते रहेंगे? आखिर कब घर से बाहर खुद को महफूज महसूस करेंगी बेटियां? आखिर कब तक बेटियां हैवानों का शिकार बनती रहेंगी? और कब तक आबरू के लुटेरे अपनी घिनौनी करतूतों से बाज आएंगे? न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से राकेश गुसाई और अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजधानी जयपुर में भी बैंक हड़ताल का सीधे तौर पर असर देखने को मिला। कामकाज पूरी तरीके से ठप रहे और लोग यहां पर बैंक से जुड़े अपने कोई भी काम पूरे नहीं करते दिखाई दिए। तो यहां पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर अंबेडकर सर्किल स्थित इलाहाबाद बैंक परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जयपुर के संयोजक महेश मिश्रा ने कहा कि भारतीय बैंक संघ से हमारा वेतन समझौता हुआ था, जिसे वो लागू नहीं कर रहे हैं। मुख्य श्रम आयुक्त ने भारतीय बैंक संघ को कहा कि आज हड़ताल नहीं होनी चाहिए और इनके साथ वार्ता की जानी चाहिए। भारतीय बैंक संघ ने आज हमारे साथ कल वार्ता की, लेकिन वो जितना हमारी मांग है, क्योंकि पिछली बार 15% पे समझौता हुआ था, इस बार उन्होंने अपनी नीयत खराब करी है या उन्होंने खुद ने चला करके कर्मचारियों को उद्वेलित करने के लिए 2% से शुरू किया। 2%, 6%, 8%, 10%, 12% और फिर आखिरी में 12.25% पे उन्होंने कहा कि बस इतना है। और आज के इस हड़ताल की शुरुआत में हम निश्चित रूप से सरकार को चेताना चाहते हैं कि बैंक कर्मचारी आंदोलन को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि इस तरीके की बैंक उद्योग पूरी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का नर्व है। आप देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर देना चाहते हैं अपनी जिद के आगे, वो ठीक नहीं। तो वहीं बैंक हड़ताल के चलते बैंक पूरी तरीके से खाली दिखाई दिए। जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर अब दिखाई देने लगा है। बैंक में कामकाज पूरी तरह से ठप हो चुका है। बैंक कर्मचारी बैंक के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अंबेडकर सर्किल पर जो इलाहाबाद बैंक की एक ब्रांच है, उसका नज़ारा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ब्रांच जो है पूरी तरह से खाली है, कि कोई भी कर्मचारी अपनी सीटों पे नहीं है। यहाँ तक कि जो बैंक परिसर है, जो बैंक की जो कॉरिडोर है, वहाँ पे लाइट्स भी ऑन नहीं की गई है। पूरी तरह से जो है आप देख सकते हैं कि बैंक में सन्नाटा पसरा है और ये सन्नाटा अगले 3 दिन तक लगातार जारी रहेगा। 2 दिन बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। वेतन समझौते को लागू कराने की इनकी बड़ी मांग है और उसके बाद रविवार जो तीसरा दिन है, उस दिन बैंक वैसे ही बंद रहते हैं। तो लगातार 3 दिन जो है बैंक का आवासन मंडल जल्द ही आमजन राजस्थान आवासन मंडल जल्द ही आमजन को सौगात देने जा रहा है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ।
डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला कभी फेल नहीं होता, इसलिए हर काम के लिए पहले पैमाना तय कीजिए और फिर प्लानिंग कीजिए। राजस्थान आवासन मंडल ने भी ठान लिया, जो गलती पहले हुई अब दोबारा की गुंजाइश नहीं। तभी तो नई आवास योजना को लागू करने से पहले पूरी डिमांड को अच्छे से जाना जाएगा और फिर उस पर काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए आवासन मंडल वर्गवार व्यापक सर्वे करके मकानों की डिमांड जानेगा और इसके बाद नई आवास प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाएगी। डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, सीआरपीएफ और दस्तकारों के लिए आवास योजना को लाया गया। तो वहीं सफलता के बाद अब अन्य प्रोजेक्ट्स में भी इसी फॉर्मूले पर अमल किया जा रहा है। नई योजनाएं भी लागू करी हैं, जो कि हमारे विभागीय मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का एक इच्छा कहिए या उनका निर्देश कहिए वो था। तो हमने एक मुख्यमंत्री शिक्षक आवासीय योजना और एक मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना, जो कि पुलिस के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए, उस योजना को लागू किया। इसी तरह से दस्तकार योजना जो थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीलॉन्च किया और उसका नाम हमने 2 अक्टूबर पे रखा, महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना। जनता में मंडल की बिगड़ी छवि को सुधारने और मंदी की मार से बाहर निकलने के लिए आवासन मंडल कई नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जहां पुराने मकानों को बेचने के साथ ही पेंडेंसी क्लियर करना एक बड़ा टारगेट है। तो वहीं नई आवास योजनाओं के जरिए हर जन के घर का सपना भी साकार होगा और पहले की तरह आवास मंडल को बेचने में मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। ऑनलाइन अटेंडेंस के चलते सरकारी स्कूलों में शिक्षा की सेहत में सुधार होने लगा है। लेट लतीफी का बहाना काम नहीं आ रहा और गुरुजी सब जतन कर टाइम पर स्कूल पहुंचने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। लेट लतीफी अब नहीं चलेगी, बहानेबाजों की दाल नहीं गलेगी। न झूठ चलेगा, न बंक मार पाएंगे। जैसे भी हो मार साहब समय पर आएंगे। शाला दर्पण में सब दिखेगा साफ, लापरवाही अब नहीं होगी माफ। कर्तव्य तो कहता है कि छात्रों को पढ़ाओ, उन्हें जीवन की राह दिखाओ, लेकिन आदत ऐसी कि कभी बंक मार दिया, कभी लेट, कभी बहानेबाजी वाली चाल। लेकिन अब ऐसे मनमौजी शिक्षकों की नहीं गलेगी दाल, क्योंकि अब है शाला दर्पण, जिसमें कब आए कब गए साफ साफ दिखता है। ऐसे में मार साहब जैसे भी हो समय से स्कूल पहुंच रहे हैं। शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस ने प्रिंसिपल्स की माथापच्ची खत्म कर दी है। समाज में इसका बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हुआ है कि 10:30 बजे तो मैक्सिमम लिमिट है। मैं तो कह रहा हूँ 10 बजे सब लोग आने लग गए। कोई छुट्टी पे है तो छुट्टी पे आते ही पहले एक दिन पहले सूचित करता है, जिससे टीचर्स को, हमारे प्रिंसिपल्स को अरेंजमेंट का एक दिन पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि भाई 5 लोग छुट्टी पे हैं, 2 लोग छुट्टी पे हैं, अब अपन इनके लिए अरेंजमेंट करें। तो बच्चों के लिए और सरकार के लिए बहुत ही अच्छा काम है। मैं तो कहता हूँ सरकार ने शिक्षा विभाग में एक नए युग की शुरुआत की है, बहुत अच्छा है। मैं सरकार को, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को उनके इस अच्छे कार्य के लिए मैं बहुत बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। ऑनलाइन अटेंडेंस का कमाल ये है कि स्कूलों में शिक्षकों, कर्मचारियों की औसत उपस्थिति 97% रहने लगी है। 93% स्कूलों ने डाटा फीड किया था और हमारे लगभग 3 लाख कर्मचारी जो जिन स्कूलों ने फीड किया, उनके लगभग आप ये मान के चलिए 3 लाख कर्मचारी स्कूलों में प्रेजेंट थे। यानी जो परसेंटेज बनता है वो 97-8% बन रहा है ये। तो हमारे लगभग कर्मचारी स्कूलों में मौजूद थे। 97% हाजिरी गवाही दे रही है कि सबको पकड़े जाने का डर सताने लगा है। यानी शाला दर्पण में सब साफ है और लापरवाही माफ नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 आज खत्म हो जाएगा, लेकिन इस मुहिम को प्रशासन आगे भी बरकरार रखे, इसको लेकर प्रशासन ने पूरे तरीके से कमर कस ली है। जी हां, निगम ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके तहत अधिकारियों को पूरे साल के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। अधिकारियों को समय समय पर सफाई व्यवस्था का जायजा लेना होगा और अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं जयपुर के भवानी निकेतन स्कूल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें समाज में बदलते रिश्ते
और तालमेल को लेकर चर्चा की गई। ये कॉन्फ्रेंस यहां पर शुरू हुई है जिसमें वैश्वीकृत दुनिया में सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता पर चर्चा की गई। समाज में बदलते रिश्ते और आपसी तालमेल की कमी पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे और कहा कि सामाजिक परिवेश में बदलाव समय के साथ जरूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति और परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इस कंट्री ने सदियों से आज तक हमारे यहाँ पे संस्कार और सिद्धांत और हमारी सामाजिक मान्यताएं हमारी प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। तो ये दौर चलता रहेगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इंडियन कल्चर और इंडियन सामाजिक परिवेश ऐसा है जो हमारी नीति और सिद्धांत को तो मजबूत करता ही है, लेकिन हमारी तरक्की को भी नया रास्ता दिखाता है। भवानी निकेतन गर्ल्स कॉलेज में हम लोग ये 2 दिन का एक सम्मेलन है, ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, जो कि सोशो कल्चरल डायनामिक्स एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की क्या गतिशीलता आ रही है हमारे सोशल कल्चर में, और इनके ऊपर चर्चा होगी। तो वहीं खादी के वैश्वीकरण को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आज खत्म हुई और यहां पर इंपोर्ट, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट और बहुत सी चीजों को लेकर सत्र का आयोजन हुआ। यहां पर कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन खादी के एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन और मार्केटिंग को लेकर सत्र का आयोजन हुआ। इस मौके पर खादी CIC लंदन की गैर कार्यकारी बोर्ड सदस्य जो सॉल्टर ने कहा कि जब भारत में खादी को युवा पसंद करेंगे और मैन्युफैक्चरर्स खादी को उनके अनुसार बनाएंगे तो निश्चित रूप से खादी को भारत ही नहीं विदेश में भी विशेष पहचान मिलेगी। और चलिए अब बात संस्कृत पर सरकार के प्लान की। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अब सरकार प्रदेश की 66 स्कूलों को अपग्रेड करने की तैयारी में जुट गई है। यहां पर 5 नए स्कूल खोलने का फैसला भी लिया गया है। बता दें कि इसके लिए 50 स्कूलों को 10वीं क्लास से 12वीं तक अपग्रेड किया जाएगा। 10 स्कूलों में 8वीं से 10वीं तक अपग्रेड होंगे, तो वहीं 6 स्कूलों को 5वीं से 8वीं तक के लिए अपग्रेड किया जाएगा। तो वहीं आज केंद्र सिविल नियमों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई। इसमें सिविल सर्विसेज को लेकर जो नियम है उन्हें दर्शाया गया। तो इसी के साथ यहां पर इन नियमों को दर्शाया गया। आज देश भर के रक्षा प्रधान कार्यालयों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना भी शुरू की गई। योजना के लिए सहकारी समिति बनाकर रक्षा कर्मियों को जोड़ने का खाका तैयार किया गया। इस मौके पर सिविल डिफेंस सर्विसेज के लिए वेतन और भत्तों के भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही गई। तो वहीं प्रदेश में बाल मुक्ति जन जागरण को लेकर मुक्ति कारवा की शुरुआत की गई। जी हां, मुक्ति कारवा की यहां पर शुरुआत की गई है। आओ बनाए बाल मित्र राजस्थान का शुभारंभ हुआ। राजस्थान पुलिस और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से इस अभियान का आगाज महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। इस अभियान का कई और संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। इस अभियान के तहत आगामी 3 महीनों में मुक्ति कारवा प्रदेश भर का दौरा कर बाल अधिकारों के बारे में जन चेतना जगाई जाएगी। तो वहीं जयपुर के बापूनगर स्थित मोती पार्क में साईं बाबा धाम का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया और बड़े ही धूमधाम से यहां पर स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि 1 फरवरी को साईं बाबा की सुबह 5 बजे कांकड़ आरती से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिसके बाद हवन, भजन प्रस्तुति और शाम को पालकी यात्रा का आयोजन किया जाएगा। तो 1 फरवरी को साईं बाबा की सुबह 5 बजे कांकड़ आरती से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। आरती करीब रात को 9:30 और 10 बजे के आसपास तो जयपुर के डिग्गी पैलेस में संस्कृति सम्मान समारोह, संस्कृति युवा संस्थान समारोह की ओर से ये समारोह आयोजित किया गया है। राजस्थान गौरव अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, विशिष्ट अतिथि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया।
तो जयपुर के डिग्गी पैलेस में संस्कृति युवा संस्था की ओर से राजस्थान गौरव अवार्ड 2020 का आयोजन हुआ। जमाने में संस्कृति की संरक्षण करना बड़ा कठिन काम है। मॉडर्निटी और जो संस्कृति है उन दोनों के बीच में विरोधाभास नजर आता है, ऐसा लोग कहते हैं। पर समय के साथ, युग के साथ संस्कृति को हम उसके साथ जोड़े तो संस्कृति और ज़्यादा प्रेरणादायक बन सकती है। ये हम सबके लिए आवश्यक है। राजस्थान की ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विशेष उल्लेखनीय कार्य किया है, उनका सिलेक्शन पिछले 25 साल से हम लोग करके और संस्कृति युवा संस्था के माध्यम से प्रतिभाओं को आगे लाने का छोटा सा प्रयास करते हैं। और मेरा मानना है कि जब प्रतिभाओं को मंच पर लाते हैं तो निश्चित रूप से और युवाओं को इसका एक महसूस होता है कि जो इनकी आज पोजीशन बनी है, हमारी पोजीशन तब बनेगी जब हम इतनी मेहनत करेंगे, अपना परिश्रम करके अपनी पहचान बना पाएंगे। तो मेरा मानना है कि ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करके आने वाली युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिलता है।